जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि कौवे हमारी सोच से ज्यादा बुद्धिमान हैं। ये गिनती कर सकते हैं, औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वे समस्याएं हल करते हैं जो दूसरे जानवरों के लिए मुश्किल हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत ही शानदार याददाश्त होती है और वे भविष्य के लिए योजना भी बना सकते हैं। वे यह भी समझते हैं कि किसी घटना का क्या परिणाम हो सकता है और सबसे कमाल की बात यह है कि वे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, वो भी उसके होने से पहले। और ये तो बस कुछ ही अनोखी खूबियां हैं जो कौवों में पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम कौवे की अनोखी विशेषताओं और क्षमताओं के बारे में और गहराई से जानेंगे और ये भी समझेंगे कि वे ऐसा कैसे कर पाते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जरूरी है। बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययन हुए हैं जिन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता पर चौंकाने वाले सच बताए हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन से साफ है कि कई लोग दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक को कम आंकते हैं। लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि कौवों की बुद्धिमत्ता अलग स्तर की है और ये बात सिर्फ आम कौवों तक सीमित नहीं है। इसमें उन सभी पक्षियों का पूरा परिवार शामिल है जिन्हें कॉर्बेट्स कहा जाता है, जैसे कि रेवन, मैगपाई, जे, रुक, जैकडॉ और भी बहुत सारे। कुल मिलाकर इस समूह में लगभग 130 प्रजातियां शामिल हैं। वैसे हजारों सालों से लोग इनकी खास बुद्धिमत्ता को पहचानते रहे हैं। यहां तक कि प्राचीन ग्रीस के समय में भी एक प्रसिद्ध दंत कथाकार थे जिनका नाम एसोप था। वे लगभग 600 ईसा पूर्व में जीवित थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कौवा और घड़ा है, जिसमें एक प्यासा कौवा पानी वाले बर्तन को देखता है, लेकिन उसमें बहुत कम पानी था, इसलिए उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बर्तन हिलाने की कोशिश की, पर न धक्का दे सका न गिरा सका। तब उसे एक उपाय सूझा। कौवा एक एक करके बर्तन में छोटे छोटे पत्थर डालने लगा। पत्थरों की संख्या बढ़ने पर पानी धीरे धीरे ऊपर आया और उसकी पहुंच में आ गया, जिससे वह पी सका। 2600 से अधिक वर्षों तक बहुत से लोगों ने इस कहानी को सिर्फ एक साधारण कहानी माना है, लेकिन अगस्त 2009 में कुछ वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि क्या असली कौवा भी वही चीज कर सकता है या नहीं, इसे आजमाया जाए। और परिणाम यह था कि कौवों ने बिल्कुल वही किया। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में दिखाया गया कि रूक पक्षी, जो कौवों के करीबी रिश्तेदार हैं, अपने आप पानी वाले बर्तन में पत्थर डालते हैं ताकि उसका स्तर बढ़ जाए और वह खाना निकाल सके। लेकिन प्रयोग यही नहीं रुका। शोधकर्ता यह भी जानना चाहते थे कि ये पक्षी कितने बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्होंने परीक्षणों को और भी कठिन बना दिया। एक प्रयोग में न्यू कैलेडोनियन कौवे के सामने 2 बर्तन रखे गए। दोनों के ऊपर खाना रखा हुआ था। दोनों में खाना एक ही ऊंचाई पर था, लेकिन एक बड़ा अंतर था। एक बर्तन में पानी भरा था, जबकि दूसरे में रेत भरी थी। अगर बस पत्थर फेंकना ही होता तो कौवे को दोनों बर्तनों को आजमाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीधा पानी वाले बर्तन के पास गया। उसने बिल्कुल भी समय रेत वाले बर्तन पर बर्बाद नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही पता था कि चाहे वो उसमें कितने भी पत्थर डाल दे, रेत ऊपर नहीं आएगी। यहां वैज्ञानिक और ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने तय किया कि वे परीक्षण को और भी जटिल बनाएंगे। इस बार उन्होंने कौवे को एक ही आकार के सफेद टुकड़े दिए, लेकिन इसमें एक समस्या थी। कुछ टुकड़े भारी थे, कुछ हल्के। जब वे पक्षी को देख रहे थे तो कुछ अजीब हुआ। कौवा एक टुकड़ा उठाता है अपनी चोंच से। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले उसका वजन माप रहा हो। जब वह भारी टुकड़ा पकड़ता तो उसे पानी में फेंक देता। जब वह हल्का होता तो बस उसे किनारे पर फेंक देता और दूसरा उठा लेता। उसने यह बार बार किया। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ आ गया है कि भारी चीज डूब जाएगी और पानी का स्तर जल्दी बढ़ाएगी, जबकि हल्की चीज ज्यादा मदद नहीं करेगी। यह सिर्फ स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। कौवे को पहले चीज का निरीक्षण कर दिमाग में उसका वजन तौलना पड़ता है। यह तय करना होता है कि चीज उद्देश्य के लिए उपयोगी है या नहीं। वैज्ञानिकों के लिए ऐसा व्यवहार समझाना मुश्किल है अगर उच्च स्तर की समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता न हो तो। लेकिन शोधकर्ता अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने लगातार प्रयोग की परिस्थितियों को बदलते रहे। उन्होंने कुछ बर्तन और चौड़े बनाए, कुछ और पतले, कुछ में पानी की ऊंचाई अलग थी। इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरह की सामग्री भी थी। हर नई चुनौती में
एक ही चीज बार बार होती रही। न्यू कैलेडोनियन कौवा जल्दी से सही समाधान तक पहुंच जाता है। कभी कभी उसे कुछ सेकंड सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि वो पहली नजर में ही समस्या को समझ जाता है। और जैसे जैसे ऐसे प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं, एक बात और भी स्पष्ट होती जा रही है। कौवे का दिमाग इंसान के मुकाबले छोटा हो सकता है, लेकिन सोचने, समस्या सुलझाने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के मामले में यह सबसे होशियार जीवों में से एक है जिसे विज्ञान ने खोजा है। फिर भी लेकिन वैज्ञानिक नहीं रुके और उन्होंने कौवे के लिए बेहद मुश्किल प्रयोग करने का फैसला किया, जैसे कि वे इसे बहुत ही कठिन परीक्षा दे रहे हों। इसके सामने 3 जार रखे गए जिनमें पानी था। बीच वाला सबसे पतला था। स्वादिष्ट खाना वहीं तैर रहा था जिसे कौवा चाहता था। समस्या ये थी कि पानी बहुत नीचे था, उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। पास में कुछ पत्थर रखे थे, लेकिन शोधकर्ताओं ने जानबूझकर इन पत्थरों का आकार ऐसा चुना था कि वे बीच के पतले जार में न समा सकें। इसके बजाय वे पत्थर केवल दोनों किनारों पर रखे जारों में ही फिट हो सकते थे। इसके पीछे एक कारण था कि उन्होंने ऐसा किया। मेज के नीचे उन्होंने चुपके से बीच वाले जार और दाहिने तरफ वाले जार को एक पाइप से जोड़ दिया था। बाएं तरफ का जार अलग था, उसका अन्य जारों से संबंध नहीं था। इसका मतलब जब दाहिने तरफ वाले जार में पत्थर डाला जाता है तो पानी सिर्फ उसी में नहीं बल्कि बीच वाले जार में भी ऊपर उठेगा जहां खाना रखा है। अगर बाएं जार में पत्थर डालें तो बीच के जार के पानी में फर्क नहीं पड़ेगा। अब समस्या और बढ़ गई है। सिर्फ पत्थर फेंकना काफी नहीं है। कौवे को पहले यह समझना होगा कि कौन सा जार असर करता है और कौन सा नहीं। सीधे शब्दों में कहे तो उसे कारण और परिणाम के रिश्ते को समझना होगा। शुरुआत में कौवे ने कई तरीके आजमाए, लेकिन कुछ बार कोशिश के बाद उसे समझ आ गया। अब वो सीधे सही जार में पत्थर डाल रहा है, उस जार में जो बीच वाले जार से जुड़ा है। हर पत्थर गिरने पर पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है जब तक वह खाने तक न पहुंच जाए। क्या लगता है कि कौवे ने भौतिकी के एक अहम सिद्धांत पर आधारित परीक्षा पास की है? बेशक इसने स्कूल में तो नहीं पढ़ाई की, लेकिन इसने जो समझ दिखाई है वो काबिले तारीफ है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए आर्किमिडीज की कहानी पर लौटते हैं। कहानी के अनुसार एक दिन जब प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिक और इंजीनियर आर्किमिडीज नहा रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। जब उनका शरीर पानी में डूबा, उतना ही पानी ऊपर उठा। वहीं उन्होंने विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सोचा। पानी से बाहर निकली मात्रा पानी में डूबी वस्तु की मात्रा के बराबर होती है। कहानी में वे उत्साहित होकर दौड़ते हुए चिल्लाए, यूरेका! इस शब्द का मतलब है मैंने खोज लिया। और अगर हम प्रयोगों को आधार माने तो ऐसा लगता है कि कौवे भी उस समझ से ज्यादा दूर नहीं हैं। संभव है वे उस सिद्धांत को पहले से अपने तरीके से जानते हों, खासकर न्यू कैलेडोनियन कौवे जो कौवा परिवार के सबसे बुद्धिमान सदस्यों में गिने जाते हैं। अगर पानी से जुड़े प्रयोगों ने आपको प्रभावित नहीं किया तो अगले प्रयोग देखकर आप और चौंक जाएंगे। यहां आपको और हैरानी होगी। आने वाली खोजें और भी चौंकाने वाली होंगी। कई वर्षों से वैज्ञानिक महान कपियों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आजकल जब हम किसी बंदर को खाना पाने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करते देखते हैं तो यह अब उतना चौंकाने वाला नहीं लगता। लेकिन सोचिए, अगर बंदर खुद अपने उपकरण बनाए तो ये वाकई थोड़ा चौंकाने वाला है। और यही ठीक वही है जो कुछ कौवे कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के न्यू कैलेडोनियन कौवे को इतना ऊंचा दर्जा देने का एक कारण ये है कि वे अपने खुद के औजार बना और इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी-कभी यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी उनकी प्रतिभा देखकर हैरान रह जाते हैं। और यही हुआ। 2002 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के व्यवहार वैज्ञानिकों ने न्यू कैलेडोनियन कौवे बेटी का निरीक्षण किया। जो आगे हुआ वह जानवरों की बुद्धिमत्ता पर सबसे प्रसिद्ध वीडियो में से एक बन गया। प्रयोग में एक छोटे से खाने के कंटेनर को एक लंबे ट्यूब के अंदर रखा गया था। बेटी ने खाना देखा, लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि ट्यूब बहुत लंबा था। उसे एक छोटा सा तार का टुकड़ा दिया गया। शुरुआत में उसने बार बार उस तार से खाना निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। फिर ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई विचार आया। अपने चोंच से उसने तार को मोड़कर उसे हुक जैसा बना लिया,
जब वो बन गया तो उसने आसानी से खाने के डिब्बे को बाहर खींच लिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये कोई संयोग नहीं था। अगले 10 में से 9 प्रयासों में उसने वही तरीका दोहराया। इसी वजह से बेटी को वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए गए सबसे अद्भुत पक्षियों में से एक माना गया। लेकिन शोधकर्ताओं के लिए यह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने फिर से प्रयोग को और कठिन बना दिया। इस बार कौवे को लंबी छड़ी निकालने के लिए पहले छोटी छड़ी का इस्तेमाल करना था, और तभी वो लंबी छड़ी का इस्तेमाल करके खाना निकाल सकती थी। जैसे इनाम पाने से पहले उसे 2 समस्याएं हल करनी थीं। लेकिन बेटी के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। उसने जल्दी ही सही क्रम को समझ लिया और खाना निकाल लिया। समय के साथ प्रयोग और भी जटिल होते गए, लेकिन न्यू कैलेडोनियन कौवों ने बार बार अपनी अद्भुत सोचने की क्षमता दिखाई, और एक अध्ययन ने तो वैज्ञानिकों को और भी हैरान कर दिया। एलिस आउर्सबर्ग वियना विश्वविद्यालय से और एलेक्स कासेलनिक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, उन्होंने कौवों पर कई प्रयोग किए ताकि यह पता चल सके कि क्या वे अलग अलग हिस्सों से उपकरण बना सकते हैं। 8 न्यू कैलेडोनियन कौवे इस परीक्षण में शामिल हुए। शुरू में उन्हें लंबी छड़ी दी गई जिससे वे कंटेनर में रखे खाने तक आसानी से पहुंच गए। सभी 8 कौवों ने सफलतापूर्वक खाना प्राप्त कर लिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने स्थिति बदल दी। उन्होंने लंबी छड़ियां हटा दी। अब सिर्फ छोटे टुकड़े बचे थे जो अलग अलग बेकार थे, पर एक खास फर्क था। Ngunit may isang mahalagang detalye. इन टुकड़ों को जोड़कर एक लंबी छड़ी बनाई जा सकती थी। कुछ टुकड़े पतले थे और कुछ टुकड़े चौड़े थे। जब पतले टुकड़े को चौड़े टुकड़े में डाला जाता है तो एक लंबा उपकरण बन जाता है। आश्चर्यजनक रूप से 8 में से 4 कौवों ने बिना किसी के सिखाए तुरंत टुकड़े जोड़कर हल निकाल लिया। उन्होंने लंबी छड़ी बनाई और खाना निकाल लिया। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। शोधकर्ताओं ने इसे और भी कठिन बना दिया। प्रयोग के नए संस्करण में अब छड़ियों को सीधे जोड़ना संभव नहीं था। उन्हें सही उपकरण बनाने के लिए एक विशेष कनेक्टर या एडेप्टर का उपयोग करना पड़ा, और यहीं पर समूह में एक सच्चा जीनियस सामने आया। सामने रखी चीजों का निरीक्षण करने के बाद कौवे ने समझ लिया कि एडेप्टर किस काम के हैं। उसने न केवल 3 हिस्सों से एक लंबी छड़ी बनाई, ये तो 4 अलग अलग टुकड़ों का इस्तेमाल करके और भी लंबा उपकरण बनाने में सफल रहा। कई वैज्ञानिकों के लिए यह सबसे मजबूत सबूतों में से एक है कि कौवे सिर्फ अपनी प्रवृत्ति का पालन नहीं करते, वे योजना बनाते हैं और विश्लेषण भी करते हैं। और यही बात खत्म नहीं होती। बहुत पहले से वैज्ञानिकों का मानना था कि केवल इंसान ही औजार या उपकरण बना सकते हैं। इसके बाद उन्हें पता चला कि यह काम चिंपैंजी भी कर सकते हैं। बाद में उनका मानना था कि केवल इंसान और चिंपैंजी ही अलग अलग हिस्सों से मिलाकर जटिल उपकरण बना सकते हैं। लेकिन अब उस सूची में कौवे भी शामिल हो गए हैं। सोचिए जरा, एक पक्षी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक काम करने वाला उपकरण बना सकता है ताकि वो अपना लक्ष्य हासिल कर सके। ये ऐसा है जैसे कोई बंदर अपने आप हथौड़ा और कीलों का इस्तेमाल करके एक छोटी कुर्सी बना ले, भले ही किसी ने उसे ये नहीं सिखाया हो कि कैसे करना है। इसके बावजूद जैसे जैसे वैज्ञानिक उनका अधिक अध्ययन करते हैं और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों को जानें, हमें यह समझना होगा कि विज्ञान ने हमारे ग्रह के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक को क्यों नजरअंदाज किया। कई दशकों से लोगों ने देखा है कि कौवों का व्यवहार अलग होता है। वे जल्दी सीखते हैं, वे समस्याओं को हल करने में भी बेहतर होते हैं, और वे अक्सर ऐसे काम करते हैं जो दूसरे पक्षी आमतौर पर नहीं करते। लेकिन इन सभी टिप्पणियों के बावजूद कई वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक इन्हें बुद्धिमान मानने से इनकार किया। इसके पीछे एक कारण था। लंबे समय तक सोच और बुद्धिमत्ता का अध्ययन लगभग पूरी तरह से इंसानों पर ही केंद्रित रहा। इसके बाद प्राइमेट्स और फिर अन्य स्तनधारियों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि प्राइमेट्स पशु जगत में हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। एक चीज है जो हम सभी में समान है, और वो है नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे लंबे समय से उच्च स्तरीय सोच, सीखने, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने का केंद्र माना जाता है। यह मस्तिष्क का हिस्सा है जिसे हम लंबे समय से बुद्धिमत्ता से जोड़ते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पक्षियों के पास नियोकॉर्टेक्स नहीं होता।
ना ही वे विकास में पीछे हैं या अधिक आदिम हैं। उनके पास मस्तिष्क का ये हिस्सा नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिक मानते थे कि नियोकॉर्टेक्स न होने पर सोचने की असली क्षमता नहीं होती। नियोकॉर्टेक्स न होने पर जानवरों की सारी हरकतें केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति पर होती हैं। और इसी विश्वास के कारण उन्होंने पक्षियों की बुद्धिमत्ता के बारे में चर्चा को लगभग बंद ही कर दिया, इससे पहले कि इस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल हो सके। बहुतों के लिए कौवों की सारी हरकतें बस साधारण प्रवृत्ति मानी जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके व्यवहार का अध्ययन किया गया, उस व्याख्या पर विश्वास करना और भी मुश्किल होता गया। समस्या समाधान के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, औजारों के इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ रही हैं और सबूत भी मिल रहे हैं कि उनके छोटे दिमाग में कुछ गहराई से चल रहा है। अब ऐसे प्रयोगशाला परीक्षण सामने आए जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, और नतीजा ये निकला कि कौवे के परिवार के कुछ सदस्य कई स्तनधारियों जितने बुद्धिमान ही नहीं हैं। वे उनमें से अधिकांश से भी आगे निकल जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चूहा कौवे की तरह जटिल औजार बना रहा हो, या फिर एक कुत्ता? यहां तक कि कई कुत्ते भी वे समस्या सुलझाने वाले कार्य नहीं कर सकते जिन्हें कौवे आसानी से हल कर लेते हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों को अपनी सोच बदलनी पड़ी। अब 3 सच्चाइयां हैं जिन्हें वे नकार नहीं सकते। पहली, पक्षियों के पास नियोकॉर्टेक्स नहीं होता। दूसरी बात, स्तनधारियों में नियोकॉर्टेक्स बुद्धिमत्ता के लिए अहम है। तीसरी बात यह है कि पक्षियों, खासकर कौवों के परिवार में बुद्धिमत्ता होती है। इसलिए तर्कसंगत निष्कर्ष यही है। पक्षियों का मस्तिष्क स्तनधारियों से भिन्न होता है। उन्हें बुद्धिमानी के लिए नियोकॉर्टेक्स की जरूरत नहीं, उनका तरीका अलग है। यही से पशु बुद्धिमत्ता के अध्ययन में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। जब वैज्ञानिकों के पास ब्रेन इमेजिंग और टोमोग्राफी जैसी आधुनिक तकनीकें आईं, तो वे पक्षियों के दिमाग की गतिविधि को बिना उनकी खोपड़ी खोले देख पाए। और वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य खोजा। कौवों का दिमाग एक छोटे सुपर कंप्यूटर जैसा होता है। सबसे पहले उनके न्यूरॉन छोटे होते हैं, इसलिए एक ही जगह उनमें ज्यादा न्यूरॉन हो सकते हैं, और उनके दिमाग में न्यूरॉन बहुत सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। छोटे से हिस्से में ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चार्ल्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वियना यूनिवर्सिटी और वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ये पता लगाया कि कौवों और तोतों में न्यूरॉन की घनता बंदरों की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा होती है, और ये चूहों की तुलना में 4 गुना तक ज्यादा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, छोटे और घने होने के साथ उनके न्यूरॉन्स में ज्यादा कनेक्शन होते हैं, जिससे दिमाग में जानकारी का आदान प्रदान तेज होता है। और जब इन सभी विशेषताओं को एक साथ मिलाया जाता है, तो एक बहुत ही प्रभावी सूचना प्रसंस्करण प्रणाली बनती है। इसी कारण कौवे वे चीजें कर सकते हैं जिन्हें पहले हम सिर्फ प्राइमेट्स के लिए संभव मानते थे। कभी-कभी यह सोचकर डर लगता है कि वे कितने बुद्धिमान हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कौवे वेंडिंग मशीन भी चला सकते हैं। हाँ, सही सुना। कुछ कौवों ने मशीन का इस्तेमाल करना सीख लिया है ताकि वे इनाम पा सकें, और यह कोई साधारण चाल नहीं है। यह एक प्रयोग था जिसे यह मापने के लिए किया गया था कि ये पक्षी किसी ऐसी चीज को जिसे उन्होंने कभी प्रकृति में नहीं देखा, कितनी जल्दी सीख सकते हैं। सारा गैल्बर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ने यह परीक्षण तैयार किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वो ये जानना चाहती थीं कि जब कौवों को एक बिल्कुल नई स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वे कितनी जल्दी सीखते हैं। और जो परिणाम आया, वह एक और सबूत था कि कौवे शायद हमारी सोच से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। उन्होंने ये किया। उन्होंने एक ऐसा कार्य बनाया जिसे किसी पक्षी के सामान्य जीवन से जोड़ना लगभग असंभव था। उन्होंने जो सामग्री चुनी, कागज। प्रकृति में खाना ढूंढने के लिए कौवे के पास कागज इस्तेमाल करने की कोई वजह नहीं होती। अगर वे समस्या हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे सच में सोचते हैं, सिर्फ अनुभव या स्वभाव पर निर्भर नहीं करते। प्रयोग के लिए शोधकर्ताओं ने पक्षियों के लिए एक साधारण वेंडिंग मशीन बनाई। इसका तंत्र कुछ इस तरह है। जब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा एक छोटे स्लॉट में डाला जाता है, तो इनाम के तौर पर मांस का एक टुकड़ा बाहर आ जाता है। शुरुआत में कौवों को पहले दिखाया गया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जल्दी ही उन्होंने इस सिस्टम को समझ लिया। उन्होंने सीख लिया कि कागज पैसे की तरह है और मांस उसका इनाम है।
लेकिन वैज्ञानिक अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने परीक्षण और कठिन किया। अब कौवों को बड़े कागज दिए जो वेंडिंग मशीन में नहीं जा सकते थे। खाना पाने के लिए उन्हें पहले सीखना था कि इसे स्लॉट में कैसे डालें, और जो हुआ वह चौंकाने वाला था। सारा गैल्बर्ट के अनुसार कोशिश करने वाले कौवों में से लगभग आधे वे अपने आप ही यह सोच पाएं कि कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दें। किसी ने उन्हें यह नहीं सिखाया, किसी ने उदाहरण नहीं दिखाया, उन्होंने खुद ही समाधान खोजा। लेकिन यह सबसे जबरदस्त हिस्सा नहीं था। शोधकर्ता ये जानना चाहते थे कि क्या कौवे बिना किसी मार्गदर्शन के कागज के सही आकार को याद रख सकते हैं। इसलिए सभी 8 कौवों को अलग अलग वेंडिंग मशीन दी गई जो सिर्फ एक खास आकार के कागज को स्वीकार करती थीं। अगर आकार सही होता तो मांस मिलता, गलत होने पर इनाम नहीं मिलता था। हैरानी की बात यह थी कि पक्षियों को कोई टेम्पलेट नहीं दिखाया गया था। उन्हें अपनी मशीन के लिए कागज का बिल्कुल सही आकार याद रखना था, फिर उन्हें खुद ही वो आकार बनाना था, और वे इसमें सफल भी हुए। उन्हें सही आकार याद रहा और वे बिल्कुल वही कागज बना पाए जो उन्हें इनाम पाने के लिए चाहिए था। असल में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पैसे का एक साधारण रूप इस्तेमाल करना सीख लिया हो, और इसी वजह से वैज्ञानिकों के मन में एक नया सवाल आया, सच में वे यह समझ सकते हैं कि एक टोकन को खाने के बदले में बदला जा सकता है? क्या वे गिनती भी कर सकते हैं? सवाल थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने इसका गंभीरता से परीक्षण किया। ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में हेलेन डिट्स और आंद्रेयास नीडर ने जांचा कि क्या कौवे सच में गिन सकते हैं। परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने 2 कौवों के दिमाग में विशेष न्यूरल सेंसर लगाए ताकि प्रयोग के दौरान उनके दिमाग की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके बाद उन्होंने पक्षियों को स्क्रीन पर एक सरल खेल सिखाया। पहली स्क्रीन पर 1 से 5 काले बिंदु भूरे घेरे में दिखते थे। कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। फिर एक नई तस्वीर दिखाई देती है। जब नई तस्वीर में बिंदुओं की संख्या पहली तस्वीर के बराबर होती है तो कौवे को स्क्रीन पर चोंच मारनी चाहिए। जब उत्तर सही होता है तो ऐसा इनाम मिलता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, उन्हें 1, 2, 3, 4 या 5 जैसी संख्याएं नहीं, सिर्फ बिंदु दिखाए जाते हैं, और हर प्रयास में बिंदुओं का आकार और स्थान भी अलग अलग होता है ताकि वे केवल उसके आकार से चित्र को पहचान न सकें। सीधे कहें तो उन्हें सच में गिनती करनी पड़ी और नतीजा चौंकाने वाला था। करीब 75% मौकों पर कौवों का जवाब सही था। यह साधारण अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसमें केवल 50-50 का मौका होता। वे तब ज्यादा गलती करते हैं जब बिंदुओं की संख्या 4 या 5 हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा गिनने होते हैं उनके लिए उतना मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह अहम संकेत है कि वे सच में गिनती कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे। जब ये सब हो रहा था तब एक और चौंकाने वाली चीज मिली। क्या सेंसर इन पक्षियों के दिमाग में लगभग 500 न्यूरॉन्स की गतिविधि को ट्रैक कर रहे थे, और पता चला कि इन न्यूरॉन्स में से लगभग 100 उनकी गतिविधि उन बिंदुओं की संख्या पर निर्भर है जिन्हें कौवा देखता है। कुछ न्यूरॉन तो मानो खास तौर पर संख्या 1 के लिए सक्रिय होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स 2 या अधिक गिनती पर ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे लगता है उनके दिमाग में अपना गिनती सिस्टम है। और भी हैरानी की बात यह है कि इन न्यूरॉन्स का काम करने का तरीका प्राइमेट्स के दिमाग में देखे जाने वाले प्रोसेस से मिलता जुलता है। और याद रखिए, पक्षियों और बंदरों के दिमाग की बनावट एकदम अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने संख्याओं को समझने का तरीका विकसित कर लिया है। अगर आपको लगता है कि यही सबसे हैरान करने वाली बात है तो रुकिए, क्योंकि अगला प्रयोग सीधा उस क्षमता पर केंद्रित है जिसे वैज्ञानिक लंबे समय से सिर्फ इंसानों के लिए मानते थे। इसे रिकर्शन कहा जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या भाषाविद हैं तो ये शब्द जानते होंगे। इसे आसान बनाने के लिए एक साधारण वाक्य के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, कैथरीन ने जॉन से कहा कि सुसान ने उसकी खरीदी आइसक्रीम खा ली। इसमें एक विचार के भीतर दूसरा और फिर एक और विचार है। यही वो छोटी कड़ी है। यह रिकर्शन का एक साधारण उदाहरण है। यह वह क्षमता है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ी जानकारी को समझ सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। यह मानवीय भाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना लंबे वाक्य और जटिल विचार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंसानों की भी इसमें एक सीमा होती है। जब कोई वाक्य बहुत लंबा हो जाता है
और उसमें बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं तो हम भी भ्रमित हो जाते हैं। कठिन अनुच्छेदों को समझने के लिए हमें उन्हें बार-बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनका अर्थ समझना मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय तक लगता था कि केवल इंसानों में ही पुनरावृत्ति समझने की क्षमता है। उनका मानना था कि अन्य जानवरों में इतनी स्मृति और प्रोसेसिंग शक्ति नहीं होती। 2020 में अमेरिकी जीव विज्ञानियों के प्रयोगों ने दिखाया कि इंसानों के अलावा और भी प्राणी सरल रूप में पुनरावृत्ति रिकर्जन समझ सकते हैं। यह प्रयोग बंदरों पर हुआ। उन्हें कैथरीन, जॉन और सुसान के बारे में लंबी बातें नहीं दी गईं, बल्कि उन्होंने सरल प्रतीकों व अलग-अलग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। परीक्षण में प्रतिभागियों को ब्रैकेट्स सही क्रम में लगाने थे ताकि उन्हें इनाम मिल सके। यह प्रयोग में की जाने वाली पुनरावृत्ति रिकर्शन का सबसे सरल संस्करण जैसा था। बड़े लोग इसे आसानी से हल कर लेते थे, लेकिन लगभग 3 से 4 साल की उम्र के छोटे बच्चे लगभग आधे परीक्षणों में गलती कर रहे थे और यहीं पर परिणाम और भी दिलचस्प हो गया। वयस्क बंदरों ने भी लगभग उन्हीं बच्चों के समान प्रदर्शन किया। उन्हें खेल के नियम सीखने में समय लगा, पर उन्होंने पुनरावृत्ति रिकर्शन की मूल अवधारणा समझ ली। और इसी बिंदु पर वैज्ञानिकों ने सवाल करना शुरू किया कि अगर बंदर ये कर सकते हैं तो क्या ये कौवे भी कर सकते हैं?